सभी को सप्रेम आशीर्वाद। अभी आज का हमारा सत्र जो है कोई प्रस्तावना के करीब करीब एंड में, अंत में जो गुरुजी ने पैराग्राफ लिखे हैं, पेज नंबर 15 और 16। रविंद्र जी, ब्रजेश जी, सभी लोग आशीर्वाद। और अभी हम सभी को क्लास शुरू होने वाला है अभी, और कोई प्रणाम वगैरह ना लिखे तो अच्छा है, ठीक है। तो अभी आपने, हाँ, तो हमेशा की तरह हम अपनी प्रेरणा स्रोत परम पूज्य गुरुजी, जो न्यूरोथेरेपी के जनक हैं और हमारे लिए परम आदरणीय हैं, तो उनको नमन करते हुए हम सत्र की शुरुआत करेंगे। जैसे लिखा गया है कि आज प्रस्तावना के एंड के पेज पर डिस्कशन होगी। तो युग पुरुष, धन्वंतरी स्वरूप, न्यूरोथेरेपी के जनक परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लजपत राय बेहरा जी की जय। तो अभी हम देखेंगे प्रस्तावना में, ये प्रस्तावना तो आपको ऑलरेडी आपके पास किताब में है, इसलिए मैं इसको अभी पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो उसके ऊपर चलने वाले, ठीक है। तो ये पेज नंबर 15-16 में ये है। तो इसमें गुरुजी ने दो टॉपिक पर, हाँ, इसमें गुरुजी ने दो टॉपिक पर चर्चा की है। ये दो टॉपिक क्या है? एक है 125 DCC, जिस आप सब लोग जानते ही हैं, तो उसके बारे में आज कुछ अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखेंगे। और फिर दूसरी है 2-ADR, एल्डोस्टेरोन। ऑलरेडी हमने एल्डोस्टेरोन को एक इससे पहले भी देखा था, तो गुरुजी ने आज जो किस्सा लिखा है उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 125 DCC फॉर्मूला, तो इसका पूरा नाम तो आपको पता है, फिर भी आएगा उस समय हम देखेंगे। इसका नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है और आप सबको पता है कि इसका पूरा नाम जो है 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, तो इसके लिखा ये है, स्पेलिंग वगैरह आगे आएगा। तो ये कब देते हैं? कैल्शियम की कमी में, क्रैम्प्स और ज्यादा ब्लीडिंग के लिए देते हैं। तो अब सभी को पता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत जरूरी मिनरल है। इसके महत्व को तो मैंने जितना भी बोले उसमें वो कम ही है। और नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, यह केवल हड्डियों के लिए होता है 125 DCC, क्योंकि कैल्शियम सोचने से तुरंत ही हमारे दिमाग में हड्डी ही आते हैं। लेकिन यह हड्डियों ही नहीं, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें और हृदय की धड़कन और खून जमने में, इतने सारे जगह में वो काम करता है। तो इसको हम अलग अलग पहलू से समझने चाहिए, है ना। तभी इन सब चीजों में, चाहे वो मांसपेशियों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो नसों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हृदय की धड़कन की प्रॉब्लम हो, या खून जमने की प्रॉब्लम हो, ये चारों में इसके बारे में हमें चर्चा करनी। तो सबसे पहले कैल्शियम की कमी में क्या होता है? तो अगर शरीर में कैल्शियम कम हो जाए तो व्यक्ति को पैरों में क्रैम्प्स आने लगते हैं और रात में पिंडलियां खिंच जाती हैं, और जब ये खिंचती है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बहुत ही मैंने वो अजीब किस्म का दर्द है, उसमें इतना भी दर्द नहीं है कि हम चिल्ला सकते हैं, लेकिन ये दर्द थोड़ा असहनीय ही होता है, खासतौर में एक उम्र के बाद, 60-70 उम्र के बाद जिनको ये दर्द आता है, बहुत ही तकलीफ देती है। और कुछ कुछ लोगों में हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, सभी में नहीं। और महिलाओं में पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि ब्लीडिंग में क्लॉटिंग फैक्टर, एक मुख्य क्लॉटिंग फैक्टर है कैल्शियम, तो इसीलिए ही ब्लीडिंग ज्यादा होते हैं। और फिर थकान और कमजोरी बनी रहती है।
तो यह आम समस्या है, किस खासकर किन्नों में, भारतीय महिलाओं में, बुजुर्गों में, मैंने कहा ना। और जो धूप में कम निकलते हैं, अनेक लोग एक उम्र के बाद धूप में निकलते नहीं है, या धूप में छतरी पकड़ कर चलते हैं। कई लोग ऐसे मैंने देखा हुआ है, उनको मालूम नहीं कि ये कैल्शियम, ये धूप जो है हमारे शरीर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप इस सब के ऊपर आप लोगों को बीच बीच में ये कहीं ना कहीं किसी महिला समाज में या किसी सोसाइटी में, ऐसे सब जगह में जाके इसके बारे में चेतावनी देनी है, और उसका कारण सब ये सब बता दो जो मैंने अभी लिखा है ना। ये सब के बारे में आप लोग छोटे छोटे डायलॉग्स बना के अपने अपने एरिया में आप कर सकते हैं, ये प्रचार कर सकते हैं। और वो प्रचार आप सूरज के लिए कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या होगा, आपके पास लोगों की जमावट ज्यादा हो जाएगी। याद रखिएगा, आप जितने पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रचार करेंगे उनके भलाई के लिए, तो ऑटोमेटिकली उससे आपके जो है, आपका ये जो है आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो फिर अनेक लोग बोले मैं तो कैल्शियम कैल्शियम वाले चीजें खाते रहता हूँ, मैं मूली खाता हूँ, मैं गोलियां खाते हैं, तो फिर क्या इन सब से काम नहीं बनेगा क्या? स्वाभाविक क्वेश्चन है ना, कि कैल्शियम खाने से काम हो जाता है क्या? तो आपको समझना चाहिए नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। क्योंकि कैल्शियम तभी काम करता है जब शरीर में एक खास हार्मोन हो, और ये अनेक लोगों को पता भी नहीं होगा, केवल न्यूरोथेरेपिस्ट को पता होगा। इसीलिए ही इसके बारे में प्रचार करना है, समझिए। और उस हार्मोन का पूरा नाम क्या है? 125 डाइहाइड्रोक्सी। यहाँ भी एक ऐसे डैश दे तो ये देखो, ये ऐसे पढ़ना है 125 डाइहाइड्रोक्सी। डिहाइड्रोक्सी मत पढ़ना, डिहाइड्रोक्सी का मतलब अलग होता है, याद रखिए। इसको डाइहाइड्रोक्सी पढ़ना है, डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, ठीक है। डाई का मतलब दो, डी का मतलब निकाल दिया, तो इसलिए डाइहाइड्रोक्सी ही पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न क्या आएगा? मूली, केला, दूध इत्यादि में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होने के बावजूद हमें कैल्शियम की कमी क्यों आती है? समझे कि नहीं? सब लोग बोल रहे हैं। आप अभी आजकल तो इंटरनेट पे अनेक लोग मैंने लिखते ही रहते हैं, मूली खाओ, केला खाओ। केला तो केला जो भी सफेद है एक्चुअली, मैंने आटा वगैरह के छोड़कर मूली है, केला है, सफेद प्याज है, ये सब में कैल्शियम भरपूर होता है। दूध में है, हालांकि आजकल फॉर्मूला दूध में अनेक कुछ चीजें मिलावट भी होती हैं, वो दूसरी बात है। तो इन सब में कैल्शियम की मात्रा भरपूर है। तो फिर कैल्शियम की कमी क्यों आती है? तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर गाइटन में लिखा गया है। और मैंने हमेशा आपको कहा है, ये गाइटन में अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप ये 941 में देखना चाहिए। और अगर आपके पास ये मैंने किताब है, फिजिकल किताब, बाई चांस अगर आपने खरीदा है, ज्यादा महंगा नहीं है, 1000-1200 रुपया कुछ है शायद, तो उसमें आप पेज 993 देखेंगे। तो मैं दोनों तरफ के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये नंबर दे रहा हूं। तो इसमें देखिए, आप पहले इसको समझिए। पहले जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, अगर हम एक व्यक्ति कैल्शियम 1000 मिलीग्राम पर डे खाता है, माने चाहे वो गोलियों से हो, चाहे सप्लीमेंट से हो, चाहे मूली वगैरह से हो, ठीक है, 1000 मिलीग्राम पर डे खाता है, ठीक है। उसमें एब्जॉर्प्शन कितना होता है? 350 मिलीग्राम पर डे, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाता है, ओके। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये यहाँ से इधर 13000 mg जो है सेल्स के अंदर जाएगा, वहां से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगा। फिर इधर भी ऐसा ही कैल्शियम जो है ये बोन के अंदर जाएगा, और वहां से बोन से निकलेगा रिजॉर्प्शन, यानी कैल्शियम जो पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये एक पिक्चर बनाया है। मैं इसको और भी डिटेल में बताने वाला हूँ, सिर्फ ये पिक्चर देख लीजिए। और ये पिक्चर उधर है, उसका हम यहाँ मैंने ये
डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे। ये पिक्चर आपको इसलिए जानना जरूरी है कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये क्या है, यह चित्र एक व्यक्ति जो हर दिन 1000 mg कैल्शियम लेता है, उनमें अलग अलग टिश्यू कंपार्टमेंट के बीच कैल्शियम एक्सचेंज का अवलोकन बताता है। ये है अलग अलग कंपार्टमेंट, डेपोजिशन बोन के अंदर, फिर कितना आता है, कितने किडनीज में जाता है, कितना यूरिन द्वारा निकल जाता है इत्यादि। और यूरिन में ये सब फिगर्स हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको समझना चाहिए कि एक अकेला कार्य नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो है इसके ऊपर एक गुरुजी ने भी ध्यान दिया था। उन्होंने लिखा है, ध्यान दें कि खाया गया ज्यादातर कैल्शियम, पूरा कैल्शियम नहीं ज्यादातर, आमतौर पर मल के जरिए बाहर निकल जाता है। तो ये एक तरीका हो गया कि हमने खाया लेकिन वो मल के इससे निकल गया। और दूसरा, किडनी में कैल्शियम के ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूल, किडनी के ट्यूब्यूल है, किडनी के जो जो नलिकाएं हैं उसको बोलते हैं किडनी के ट्यूब्यूल, वहां जो है वापस लेता है, उसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। वो वो रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है कब, जब 125 DCC नहीं है, वो देखेंगे उसको। तो और जब कम हो जाता है तो बड़ी मात्रा में कैल्शियम यूरिन से बाहर निकल जाती है, क्योंकि तो किडनी यूरिन बनाती है। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे। भारतीय उदाहरण मैं दिखा रहा हूँ। गांव की महिला, अब गांव की महिला है तो घर के अंदर ही काम करते रहते हैं, और घर में तो धूप में तो कम निकलते हैं, और आजकल तो निकलने के घर में ही बहुत सारा काम रहता है। तो रोज घर में काम करती है और उनको रात को पैरों में जोरदार क्रैम्प्स आते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कैल्शियम की गोलियां देते हैं, तो कैल्शियम की गोलियां खा खा कर थक गई। मैंने ये सब हमारे सूर्यवाल आश्रम में ऐसे लोग आते थे कुछ लोग, इसीलिए हमें बता रहे हैं, भारतीय उदाहरण है ये। तो गुरु जी ने क्या कहा, चलो उसको दे दो 125 DCC फॉर्मूला, और उससे आपको आपको थोड़ा सा CNNS गैस वगैरह भी देते हैं। और ऑलरेडी 125 DCC फॉर्मूला में आपको पता है 3 गॉल 7 लीवर है मैग्नीशियम बाइंडिंग के लिए, तो वो दे दिया। तो 2 से 3 दिनों के अंदर आराम और बिना दर्द की नींद, तो कितनी बढ़िया है। फिर अभी हम देखेंगे हाई बीपी और कैल्शियम में क्या रिश्ता है। हम मरीज से एक सवाल तो जरूर पूछते हैं, आपका बीपी कैसे रहता है, ठीक है, ये जरूर पूछते हैं। अगर बीपी हाई है तो ज्यादातर समस्या कैल्शियम की होती है। बीपी हाई है, उसमें अलग अलग टाइप से मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि आपको एकदम आराम से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर बीपी हाई है तो नेचुरली उसमें देखो कैल्शियम जो क्रैम्प्स होते हैं, बीपी बीपी जिनको हाई होता है उनमें ऑलरेडी सोडियम ज्यादा रहता है, तो उनको बीपी हाई है तो ज्यादातर समस्या कैल्शियम की होती है। और अगर बीपी नॉर्मल है, कुछ लोगों में बीपी नॉर्मल है उनको भी क्रैम्प आ सकते हैं, तो उसमें क्या है, कैल्शियम और सोडियम दोनों की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कैल्शियम के लिए 125 DCC और सोडियम के लिए 2 ADR एल्डोस्टेरोन फॉर्मूला, ये देना। तो इससे निष्कर्ष क्या है कि कैल्शियम तभी काम करता है जब 125 DCC हो। इसको अलग अलग तरीके से मैं बताने वाला हूं, चिंता मत करना, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो 125 DCC लिवर, पैराथायराइड और किडनी से बनता है, और ये सब गुरु जी ने ये सब स्टडी किया है, तो इसलिए वो उनकी इसमें आएगा अभी। तो एलिमेंट्री में इन अंगों को सही क्रम से उत्तेजित किया जाता है, इसीलिए शरीर खुद कैल्शियम को उपयोग में लाने लगता है। यानी जो कैल्शियम आपने खाया, चाहे वो मूली में हो, चाहे वो केले में हो, चाहे वो दूध में हो, तो वो कैल्शियम प्याज में हो, सफेद प्याज में भी होता है कैल्शियम। तो इन सब से अगर कैल्शियम आप अंदर ले रहे हैं तो उसका सही उपयोग तभी होगा जब हम ऐसे व्यक्तियों को 125 DCC देंगे। तो और यही कारण है कि हम, मैंने गुरुजी लिखते हैं कि हम इस उपचार को 125 DCC फॉर्मूला कहते हैं। तो ये हो गई। और अभी हमारे सत्र में मैंने क्या आपको प्रॉमिस किया है कि इसका समर्थन
जो गाइटन से क्या मिलता है उसको बताऊंगा, है ना। तो गाइटन की फिजियोलॉजी के अनुसार क्या है ये भी देखते हैं। तो इसके बाद में वो हम ये भी दे देंगे आपको रेफरेंस वगैरह, ऑलरेडी एक टेबल का रेफरेंस दिया है ना, अभी आगे पैराग्राफ का भी रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो कैल्शियम को आंतों से, गाइटन कहते हैं कि कैल्शियम को आंतों से खून में जाने के लिए 125 डीसी से हार्मोन जरूरी है। और ये कोई साधारण विटामिन डी नहीं है, इसीलिए विटामिन डी की गोलियां या इंजेक्शन जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है 125 डीसीसी, और नॉर्मली वो 25 एचसीसी वगैरह का इंजेक्शन होता है। तो इसलिए ही वो शरीर ही उसको 25 एचसीसी को 125 डीसीसी में कन्वर्ट कर सकता है। और बिना 125 डीसीसी के जो कैल्शियम खाया जाएगा, लेकिन शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये समर्थन पैटर्न में है। तो फिर हम समझे वाइट 125 डीसीसी शरीर में कैसे बनता है। तो ये एक ही जगह नहीं बनता, यही सब चीजें गुरुजी ने सब पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई करते थे ना गुरुजी, तो ये सब चीजें उन्होंने ध्यान दिया है। तो यह 3 अंगों की साझी मेहनत से बनता है, 3 अंग। तो कौन कौन से 3 अंग है, अभी आपको फॉर्मूला मालूम है तो आपको पता है, लेकिन फिर भी कौन कौन से 3 अंग है? लिवर, पैराथायरॉयड ग्रंथि जो पैराथायरॉयड हार्मोन बनाता है, और किडनी। तो ये 3 अंग। और ध्यान दीजिए गुरुजी ने भी अलग अलग जगह में लिखा है, इनमें से कोई एक भी ठीक से काम न करे, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो पैराथायरॉयड ग्रंथि हो, चाहे वो किडनी हो, इनमें से कोई एक भी ठीक से काम नहीं करे तो 125 डीसीसी नहीं बनेगा। इसीलिए ही कुछ लोगों में ये हम जब मैंने थेरेपिस्ट में बताते हैं, सर हमने 125 डीसीसी दे दिया है लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? या तो उनके लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो 1 लिवर इंटू 6 सपोर्ट देना ही चाहिए। और अनेक लोग हम बोलते हैं पेशेंट के पास टाइम नहीं है, तो हम बोलते हैं पेशेंट को मेरे से बात कराओ, हम उनको समझाएंगे। अगर एक व्यक्ति अपने लिए इतना भी नहीं कर सकता है, 1 लिवर इंटू 6 दिन में 3-4 बार नहीं ले सकता है, तो उसको उसको हम क्या करें? गुरुजी इसके लिए बोलते थे उसके भी गुरुजी का एक किस्सा मुझे याद आ गया। तो क्या बोलते थे, बोले बहुत सहज रूप से बोलते थे। अच्छा, तो बोलते थे मैंने वो या तो पेशेंट या उनकी वाइफ कोई बोलेंगे गुरुजी इनके पास टाइम ही नहीं रहता है, सुबह 8 बजे 9 बजे चले जाते हैं तो रात को 9 बजे आते हैं, तो ऑफिस में बहुत काम रहता है। तो गुरुजी बोलते थे चलो एक काम करो, बाजू वाले को मेरे पास भेज दो, मैं उसको ट्रीटमेंट दे दूंगा, ठीक हो जाएगा। तो वो पेशेंट पहले बहुत बहुत मैंने आराम से सुनते रहेंगे, जब वो बोले कि बाजू वाले को भेज दो और वो उसको ट्रीटमेंट दे दूंगा, अब वो बोलेंगे क्या गुरुजी आप क्या बोलते हैं? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपके हस्बैंड को ठीक करने के लिए मैं किसी और को ट्रीटमेंट दे सकता हूँ क्या? या आपको तो करना पड़ेगा, 1 लेना ही पड़ेगा, उनको खुद लेना पड़ेगा। तो ऐसे समझाते। तो ये जो क्या क्यों मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत मैंने सामान्य चीज है, लेकिन लोग समझते नहीं है, उनको कभी कभी ऐसे बोलना पड़ता है। अच्छा गुरुजी उनके उम्र में ऐसे बोल सकते हैं, आप कुछ हंसी मजाक में कुछ और बोल दीजिए ऐसे, या गुरुजी ने ऐसे कहा ऐसे बोल दीजिए, ये तो बोल सकते हैं ना। आप डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते, तो ऐसे बोलिए क्योंकि आपकी उम्र कम है। तो ये समझ लेना, लेकिन किसी भी तरीके से हमको 125 डीसीसी के लिए सबसे पहले लिवर को उकसाना जरूरी है। अच्छा, फिर पैराथायरॉयड ग्रंथि, आप बोलेंगे पैराथायरॉयड ग्रंथि को किससे उकसा सकते हैं? जरूरत नहीं है पैराथायरॉयड ग्रंथि वगैरह को उकसाने की, सिर्फ उनका जो है नेक के मसल्स जो है ये टाइट नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनको रोज बोलो कि इधर थोड़ा सा आरी चला लो, थोड़ा सा इसको थपथपा लो, यहाँ इस जगह में कड़कपन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज शेयर करता हूँ, हाई बीपी जिनको आता है उनके उनका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक्चुअली वो अवगुण है, गुण नहीं है, अवगुण है। पता है? आपको पता होगा, वो है गुस्सा। उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से क्या होता है?
यहाँ के मसल्स जो है टाइट हो जाते हैं। समझिए, आप जब रामन ट्रीटमेंट देते हैं ना किसी को, अगर इधर के मसल टाइट हैं आपको पता चल जाएगा ना रामन ट्रीटमेंट से। तो पूछना, उनके वाइफ को पूछना, क्या इनको कभी कभी गुस्सा आता है क्या? कभी कभी बोलना। तो बोलेंगे क्या कभी कभी सर, वो तो हर रोज हर बात पर गुस्सा करते हैं। तो बोलना, देखो मुझे इनके, हाँ, इनको छूते ही मुझे पता चल गया कि ये गुस्से वाले हैं। तो भाई साहब, अंकल जो भी है, आप इसको मैंने थोड़ा गुस्सा कम कर लीजिए ना, देखिए आपके मसल्स कितने टाइट हैं, इससे आपके पैराथायरॉइड ग्रंथि पर कैल्शियम पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे समझाओ। समझाने का भी तरीका होता है, वो ठीक तरीके से समझाओगे तो कम से कम कुछ लोग तो उसमें सुधर जाएंगे। फिर किडनी, किडनी में क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले क्या है, किडनी में रक्त संचार चाहिए। क्यों रुकती है रक्त संचार? जब आदमी बैठे ही रहता है। तो पूछ लो, क्या आपको मैंने ये टेबल पर ही काम करना पड़ता है? तो बोलेगा हाँ। तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, अगर वो मानेगा तो उसको बोलना पड़ेगा। देखिए, जब टेबल पे बैठे रहते हैं तो ये एरिया, ये भाग में रक्त संचार ठीक से नहीं होता है, और आप हमेशा ऐसे ही बैठे होंगे, कभी सब समय तो ऐसे नहीं बैठ सकते ना। आपकी कुर्सी भी थोड़ी ऐसी होगी कि वो थोड़ा सा स्लाउच करेंगे। स्लाउच माने ऐसे झुक के रहना। तो बोलेंगे हाँ ऐसी कुर्सी है बहुत, क्योंकि मैं सारा दिन काम करना पड़ता है तो इसलिए मैं सीधा सीधा कुर्सी नहीं रखता, मैं ऐसे ही रखता हूँ। बोले ठीक है तो रखिए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। मैंने ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको बताएंगे। क्या है, आप कुर्सी पे बैठे ना, एक छोटी सी चीज, चाहे वो एक पेंसिल हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो रुमाल हो, एक रुमाल कुछ भी, उसको आप पहले एक साइड में नीचे डाल दीजिए और फिर आराम से उसको पिकअप कीजिए। तो क्या होगा, जब आप राइट साइड झुकेंगे, मैं आपको पूछ रहा हूं, जब आप राइट साइड झुकेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट किडनी एक्टिवेट होगा। फिर आप उसको वही कागज इधर डालो, इस साइड में डालो, फिर ऐसे करो। ये आपको लगेगा ये आचार्य जी क्या बोल रहे हैं, ये सब मैंने करके देखा है और ये सब से रिजल्ट आता है ऐसा। लेकिन अगर वो व्यक्ति करे, दिन में बोलो 5 बार ऐसे करो, कितने मिनट लगेगा इसमें? तो 15-20 सेकंड, आधा घंटा, आधा मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, स्लो करेंगे तो। ठीक है, बस ऐसे दिन भर कभी कभी करते रहो, तो वो किडनी एरिया एक्टिवेट होगा। समझ में आ गया? तो हमने लिवर के लिए बोल दिया पॉइंट, पैराथायरॉइड ग्रंथि के लिए बोल दिया, किडनी के लिए बोल दिया। तो ये तीनों को अगर वो व्यक्ति ये तीनों के लिए काम करेगा, तो क्या आप समझते हैं कि हमारे 120 काम नहीं करेगा? यही बात। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं कि हमें न्यूरोथेरेपी की गरिमा, गुरुजी की गरिमा ये बनाना है। और इस बनाने के लिए मैं आपको जो जो टिप्स दे रहा हूं, आप इसको आजमा के देखिए और मुझे कहिए कि काम का होता है कि नहीं होता है। केवल फॉर्मूला बार बार आप 100 फॉर्मूला अलग अलग दिन दे दिया, उससे नहीं बने, उससे काम होगा लेकिन वो रिजल्ट, बहुत मेहनत ज्यादा लग जाती है ना। अब फॉर्मूलाज को कैसे उपयोगी, कैसे प्रभावशाली बनाना है, और उसके लिए उनको पेशेंट की मेंटालिटी को क्या करना है, ये आपको मैंने करना जरूरी है। ठीक है, तो गुरु जी लिखते हैं फिर आगे कि एलिमेंट्री में हमने क्या किया। मैंने गैटन की फिजियोलॉजी पढ़ी, ये मैंने दिखाया ना, ये पिक्चर पुरानी किताब में भी थी। तो फिर सोचा, अगर 125 डीसीसी इन 3 अंगों से बनता है तो क्यों ना इनको सही क्रम में उत्तेजित किया जाए। यानी गुरुजी ने आइडिया लिया गेटन से कि ये 3 अंग को उकसाना है, फिर अपने तरीके से उनको, आपको तो पता है कि ये सब तीनों अंग का हम कंट्रोल हमारे पास है। मैंने गुरुजी ने बना दिया है ना कि किडनी को कैसे एक्टिवेट करना, पैरा देकर पैराथायरॉइड ग्लैंड को एक्टिवेट करना, लिवर एक्टिवेट करना पता है। फिर उसमें प्रभु की कृपा से उनको ये 7 लिवर, ये सीक्वेंस जो उन्होंने बनाया कि भाई इतने बार, वो तो ऊपर वाली की मैं इससे कृपा से हुई कि कोई मेरे से पूछता है गुरु जी ने क्यों 7 लिवर दिया, उनको तो प्रेरणा मिली, उन्होंने दिया और रिजल्ट आ गए। तो इसीलिए ऐसे, और उसमें भी शायद उन्होंने पहले कम लिवर दिया होगा, ज्यादा दिया होगा, लेकिन उन्होंने हमेशा इनसे कहा
कि जब मैं एक पॉइंट देता हूं तो मुझसे वो पॉइंट का दर्द निकल जाता है, तब मैं रुक जाता हूं। तो किसी पेशेंट ने ऐसा किया होगा, क्लास लीवर देने के बाद उनको अच्छा लगा, बढ़िया लगा वगैरह। और अनेक बात है कि उनके साथ हमेशा हरि की कृपा उनके साथ हमेशा रहती थी, ये तो हम सभी को पता है, मैंने तो उसको बहुत अनुभव किया है। गुरु जी के घर का नाम क्या था मालूम है? गुरु जी जहाँ आश्रम में रहते थे, हरि कृपा, हरि कुटीर, सॉरी, हरि कुटीर था और एक और हरि कृपा बाकी बाकी इधर था। तो हरि कुटीर उनका, उनके घर का नाम ही हरि कुटीर था। क्यों? क्योंकि वो हरि के ऊपर बहुत विश्वास करते थे और बोलते थे हरि अच्छा करेगा। तो समझ लेना, ये सब चीजें आप लोगों को किस साथ शेयर करना चाहिए। माने हम, हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती हमारे हमारे बीच में जीते जीते जागते चल रहे थे, जो सचमुच भगवान से जुड़े हुए थे। मैं बोलूंगा तो कुछ लोगों को बोलेंगे क्या आचार्य जी ऐसे सब बात करते हैं, मैंने देखा हुआ है। और इसको हम, कम से कम हम भारतीय संस्कृति वाले, हम ये सब चीजों को नाकार नहीं कर सकते। अंग्रेजी वाले हो सकता है नाकारेंगे, बट रिजल्ट तो आया ना, तो ये समझ लेना। अच्छा, तो फिर उन्होंने एलटी के तरीके से क्रम से स्टिमुलेट किया, पहले लीवर को, फिर पैराथायरॉयड को, और फिर किडनी को। और इसके परिणाम क्या निकले? उनका क्लिनिक का अनुभव है कि जिन मरीजों को रोज क्रैम्प्स आते थे, हाँ गुरुजी हमेशा बोलते थे हरि सब जानता है, थैंक यू, तो हरि सब जानता है बोलते थे, करेक्ट है। तो जिन मरीजों को रोज क्रैम्प्स आते थे, अगले ही दिन क्रैम्प्स बंद। जो गोली खा खा कर क्रैम्प्स नहीं बंद हो रहे थे, समझिए, उनको हमारे एक ट्रीटमेंट से, मैंने सही तरीके से ट्रीटमेंट देने के बाद वो बंद हो जाते। जिन महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग कम हो जाता था या बंद हो जाता था। हाँ, उसमें आपको बता देता हूँ, जिनको बहुत ज्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग आती है ना, उनको पहले 3 दिन जाने दो, चौथे दिन आप उनको केवल 4 पैरा भी दोगे ना, पहले पूरे 120 डीसीसी हो सकता है उस समय नहीं दे पाएंगे, केवल 4 पैरा दो। बहुत लोगों में इतना, इस चीज से काम हो जाता है, तुरंत ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसके बाद कैल्शियम वगैरह का रिपोर्ट बनवा और फिर कैल्शियम दे दो तो ठीक है। तो ये हो गया। तो जब पीरियड्स में बहुत ब्लीडिंग होती थी तो ब्लीडिंग कम या बंद हो जाता था। फिर कई मरीजों में कैल्शियम की दवा के बिना भी सुधार देखा गया। यही तो सबसे बड़ी बात है, कैल्शियम की दवा के बिना भी, ओके, या कैल्शियम की दवाई लेने के बावजूद भी जो ठीक नहीं होते थे उनमें सुधार देखा गया। तो बार बार ऐसा होने पर यह साफ हो गया कि शरीर में 125 डीसीसी बढ़ रहा है। इसीलिए ही गुरु जी ने उस उपचार का नाम रखा था 125 डीसीसी फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो अभी इसमें डिटेल में मैं गया। तो फिर गाइटन के अनेक जगह में इसके बारे में लिखा है। वैसे तो हमने इधर 2-3 जगह ही लिए हैं, 3-4 जगह, लेकिन गाइटन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की है 125 डीसीसी के ऊपर। वो बाद में जब 125 डीसीसी का क्लास होगा, वेद में ही आएगा ये, तो उस समय हम उसको बहुत डिटेल में ले जाएंगे, आपको पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, इसमें केवल मैं शब्दों को नहीं समझा रहा हूँ, उस शब्दों के पीछे क्या अंतर, इंटरनल जो मीनिंग है वो भी समझाने की प्रयास करता हूँ। आशा है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। आप लोग जब आश्रम ग्रुप में लिखेंगे तो पता चलेगा कि कितना मैं सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, तो ये जो है अभी गाइटन का पेज नंबर, पीडीएफ में पेज नंबर 945, इसमें क्या बोलता है? इसमें वो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज बताए हैं, तो मैंने उसका निचोड़ जगह जगह पे लिया है, कहीं कहीं बड़ा लिया है, कहीं छोटा लिया है। तो यहाँ एक जो है, आपको कभी चेक करना है तो 945 नंबर पेज में जाके आप ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी हैज अ पोटेंट इफेक्ट इत्यादि। तो इसी का अभी हम ट्रांसलेशन सिंपल शब्दों में मैंने किया। और वो क्या है, इसमें लिखा है कि फिगर 80.8, तो फिगर 80.8 ये है। ठीक है, तो अभी इसको हम देखेंगे कि फिगर 80 पॉइंट ये है और ये किताब में है आपको। तो ये आप
केवल पेज 997 PDF में 997 में चले जाइए, ये फिगर आपको मिल जाएगा। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ चमड़ी है, ओके। चमड़ी में विटामिन D3 का एक रूप है जिसको बोलते हैं कोल कैल्सिफेरॉल। तो ये जो है चमड़ी में रहता है, और जब सूरज की किरणें इसमें पड़ता है तो ये रक्त के अंदर आ जाता है और लिवर के अंदर पहुंच जाता है, और वो बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल। पहले चमड़ी में कोल कैल्सिफेरॉल रहता है जिसको बोलते हैं विटामिन D3, उसका एक्चुअली निष्क्रिय रूप है ये। फिर वो इधर आता है तो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल बनता है, ठीक है। और फिर वो 125 डाइहाइड्रोक्सी कब बनेगा? जब किडनी के अंदर और पैराथायरॉयड हार्मोन इन दोनों के मिलावट में बनेगा 125 DCC। फिर वो इंटेस्टाइन्स में जाएगा, तो इंटेस्टाइन्स में वो 3 प्रकार के एक्शन करता है। एक वो अल्कलाइन फॉस्फेटेस बनाता है, एक वो एटीपेस करके एक एंजाइम बनाता है, और ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। और ये यही बहुत मुख्य है, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो 48 घंटे काम करता है, मैंने 48 घंटे तक वो बनाता रहता है। इसीलिए ही याद रखिए, इसीलिए ही गुरुजी बोलते थे 125 DCC एक दिन दिया तो दूसरा दिन मत दो, 48 घंटे तक उसका काम चल रहा है, अगर देना है तो तीसरे दिन दो या चौथे दिन दो। और मैंने अपने क्लासेस में भी मैंने बताया है, अन्य क्लासेस में, कि जिनके शरीर में एनर्जी कम है, यानी क्रॉनिक बीमारी के पेशेंट हैं, उनको 10 दिन में 8 दिन में ही एक बार 125 DCC देनी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूँ इसको विथड्रॉयल वाला फॉर्मूला है। इसके बारे में कुछ देर के बाद चर्चा करूंगा कि क्यों विथड्रॉयल वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी ये जो है ये इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बना के ये प्लाज्मा में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। जब प्लाज्मा में कैल्शियम आयन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, माने वो लेवल के जो लेवल है 9 से 11 के से ऊपर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यही फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। उसी को बोलते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन माने क्या है? वो रोकेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन को रोकेगा कि बस भैया अभी और मत कर तू कुछ, तो फिर वो जो है फिर वो इधर से रोकेगा। और इधर किडनी से भी जब 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल ज्यादा हो जाएगा वो इधर इनहिबिट करेगा। तो अभी इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। विटामिन डी का आंतों से कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में बहुत असर होता है। विटामिन डी जो हमने देखा इधर, ओके। जैसा कि बाद में बताया गया है अन्य जगह में, इसका हड्डियों के बनने और हड्डियों के टूटने पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और यहाँ मैं आपको याद कराता हूँ, इसमें यहाँ लिखा नहीं है, हड्डियों के बनने के लिए कौन सा सेल चाहिए? उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। बनाना, बी से बनाना, बी से ब्लास्ट, ऐसे याद रखने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट। क्योंकि दूसरा एक सेल है उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, वो क्या करता है? हड्डियों को तोड़ना। क्लास्ट माने कट, ऐसा आप याद रख सकते हैं, काटना, तोड़ना, क्लास्ट। बनाना, बढ़ाना, ब्लास्ट। तो हड्डियों को बनने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट और हड्डियों के टूटने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट, उन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन हालांकि विटामिन डी खुद वह एक्टिव पदार्थ नहीं है जो असल में ये प्रभाव डालता है, याद रखिए। इसीलिए ही विटामिन डी के कैप्सूल खा के फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ये एक्टिव पदार्थ नहीं है जो ये प्रभाव डालता है। इसके बजाय विटामिन डी को पहले लिवर और किडनी में, ये जो पूरे सीरीज है, पहले लिवर और किडनी में कई रिएक्शन के जरिए आखिरी एक्टिव प्रोडक्ट जिसका नाम है 125 DCC, यानी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, इसमें बदलना पड़ता है। और उसका शॉर्ट नेम है ये लिख दिया है 125 OH2D3, ठीक है। तो ये हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल या 125 DCC, ओके। तो ये चित्र उस सीरीज को दिखाता है जो विटामिन डी इससे इस पदार्थ के बनने तक ले जाती है।
एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ जरा, अगर ओमकार जी हैं तो हम देखेंगे, नहीं तो थोड़ी सी मैं पानी पी के ज्वाइन कर लूंगा। अभी अभी तक जो मैंने कहा है, अभी मैं क्वेश्चन आंसर अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, क्योंकि चीज जो है ना वो अच्छी तरह से यहाँ समझ में आनी चाहिए, और उसके लिए रिपीटेशन 2-3 बार 4 बार अलग अलग तरीके से मैं रिपीट करूंगा तो ही आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए अभी हमने देखा है 125 डीसीसी के बारे में, और ये जो है ये 125 ये उन स्टेप्स की सीरीज दिखाता है जो विटामिन डी से इस पदार्थ के बनने तक ले जाती है, मैंने ये सब स्टेप्स उसने दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमने सिंपल भाषा में जो गाइटन ने यहाँ लिखा है, ये जो है इंग्लिश में लिखा है, उसको सिंपल भाषा में मैंने यहाँ बता दिया। लेकिन अभी और भी बाकी है। गाइटन अलग अलग जगह पे इसको डिटेल में बताए हैं। अब उन्होंने एक टॉपिक में जैसे ये 3-4 चीजें उन्होंने लिखा है और इसका डिटेल में लिखा है, मैं अभी केवल उसका मुद्दों को लेकर मैं आपको काम करता हूँ। तो उन्होंने ये पेज नंबर ये 945 जो है वो पेज नंबर में लिखा है उन्होंने कि ये कोल कैल्सिफेरॉल स्किन में बनता है। अभी आपने देखा ना कि कोल कैल्सिफेरॉल स्किन में बनता है कब, तो जब सूरज की किरणें उस पर पड़ेंगे तब बनेगा। ठीक है, तो वो वही है स्किन में जो बाद में 125 डीसीसी में बनेगा। तो फिर ये कोल्ड कैल्सिफेरॉल जो है वो 25 HCC, इसको बोलते हैं 25 HCC। ठीक है, 25 HCC ऐसा लिखने से भी आपको याद रहेगा, 25 कमा HCC ऐसा लिखना चाहिए। वो कमा बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 डीसीसी में भी वो कमा इंपॉर्टेंट है, मैंने केमिस्ट्री के भाषा में। तो 25 HCC लीवर में बनेगा। ठीक है, फिर इससे वो 125 डीसीसी जो है हमारा वो किडनीज में बनेगा और उसका डायरेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होता है। फिर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये कैल्शियम आयन करके वो एक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में बनता है, वही 125 डीसीसी को तो ये करता है, मैंने कंट्रोल करता है। ओके, नहीं 125 है। ओके, तो इसके कुछ उदाहरण मैं हमेशा आपको ये उदाहरण देने से ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, और ये सब उदाहरण हमारे रोज के जान पहचान के उदाहरण हैं, और हम इसके साथ इमीडिएटली हम इसको समझ सकते हैं। तो एक गांव की महिला धूप में कम निकलती है, मैंने बताया ना धूप में कम निकलते हैं वो लोग, फिर वो रोज रोज सॉरी घर में काम करती है, इसे लिखना चाहिए था, रोज घर में काम करती है। फिर रात को पैरों में जोरदार क्रैम्प, और कैल्शियम की गोलियां खा खा कर थक गई, तो उसको एलिमेंट्री से 125 डीसीसी फॉर्मूला दिया, तो 2-3 दिन में आराम, बिना दर्द की नहीं। ठीक है, और ये आप सबको ये सूर्यमाल में ऐसे लोग आते थे, मैंने कहा ना। फिर अभी देखेंगे हाई बीपी और कैल्शियम का रिश्ता क्या है, तो इसके लिए आपको कुछ सवाल पूछने हैं पेशेंट से, और मैंने सवाल भी लिख दिया इधर तो आपको बहुत आसानी होगा। तो हर मरीज से कुछ सवाल, एक सवाल जरूर पूछते हैं, जो बोलते हैं ना कि बीपी है तो कैसे रहता है बीपी। तो अगर बीपी हाई है तो ज्यादातर समस्या कैल्शियम की होती है, अगर बीपी नॉर्मल है तो कैल्शियम और सोडियम दोनों की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमको कैल्शियम के लिए 125 डीसीसी और सोडियम के लिए 2 ADR देना है। तो कैल्शियम तभी काम करता है जब 125 डीसीसी हो, ये तो आपको पता चल गया। और 125 डीसीसी कहाँ बनती है, लिवर, पैराथायरॉयड, किडनी से बनती है। तो एलिमेंट्री में इन अंगों को सही क्रम से उत्तेजित किया जाता है, इसीलिए शरीर खुद कैल्शियम के उपयोग में लाने लगता है। तो इसीलिए गुरु जी ने लिखा कि यही कारण है कि हम इस उपचार को 125 डीसीसी यानी कैल्शियम फॉर्मूला कहते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला किस्सा, उन्होंने 2 किस्से लिखे हैं ना उसमें, तो पहला किस्सा हो गया। अब आते हैं किस्से के दूसरे भाग पर, 125 डीसीसी और 2 ADR पेशेंट के बारे में उन्होंने बताया ना। तो इसमें हमें 4 स्टेप्स
आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले रोगी की मुख्य शिकायत क्या है, इसको सुनना है। तो क्या करेंगे, तो क्या आपको पैरों में, पिंडलियों में, हाथों में क्रैम्प्स आते हैं क्या? कुछ कुछ लोगों को हाथों में भी आ जाता है, ठीक है, ज्यादातर पैरों और पिंडलियों में आता है। और क्या रात में या आराम की स्थिति में क्रैम्प्स बढ़ते हैं? और अगर महिलाएं हैं, क्या महिलाओं में मासिक धर्म में ज्यादा ब्लीडिंग है? तो ये सब से हमें क्या पता चलता है कि अगर हाँ, तो मिनरल, कैल्शियम या सोडियम की कमी की संभावना है। ठीक है, पहले हमने कैल्शियम और सोडियम है इसको हमने डिटरमिन किया। वैसे ये ब्लड रिपोर्ट में भी आता है, लेकिन अनेक लोग रिपोर्ट नहीं करवाते ना, तो वो तो बस वो तकलीफ लेके आते हैं, तो हमें फिर भी करना पड़ता है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लड प्रेशर पूछिए, आपका बीपी कैसे रहता है? तो इसमें हम दो तीन अलग अलग केसेस बताएंगे। तो एक है, वो बोलते हैं कि मेरी बीपी हाई रहती है, बीपी हाई है। तो इसका मतलब क्या है, शरीर में सोडियम ज्यादा रोका जा रहा है, क्योंकि हाई बीपी वालों को क्या होता है, नमक ज्यादा रहता है उनमें, तो सोडियम ज्यादा है, रोका जा रहा है, लेकिन कैल्शियम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है समस्या मुख्यतः कैल्शियम साइड की है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या, डिसीजन क्या लेंगे आप? सिर्फ 125 जीसीसी देंगे, बीपी हाई है, और फिर आप देंगे 125 डीसीसी, और क्या सोडियम ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम को सही तरीके से काम कराने की जरूरत है, इसलिए हम 125 डीसीसी देते हैं। फिर दूसरी है, बीपी नॉर्मल है या लो है, दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब कैल्शियम भी कम हो सकता है और सोडियम भी कम हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की कमी से ही ये ये आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, या तो कैल्शियम या सोडियम या दोनों, दूसरे कोई इससे नहीं है। पोटेशियम वगैरह में उसके प्रॉब्लम दूसरी है। तो इसमें क्या देना है, ट्रीटमेंट डिसीजन 125 डीसीसी और 2 एडीआर दोनों देनी, और उसमें लेकिन एक ही दिन में एक साथ मत दो। आप पहले पहले इमीडिएटली उसका जरूरत पूछकर आप पहले समझो 125 डीसीसी दे दो, और उसके बाद एक दो दिन के बाद 2 एडीआर इंटू 3 दे दो। वो किसी फार्मूला के साथ भी जुड़ के दे सकते हो, ठीक है, यूडीएफ वगैरह के साथ भी दे सकते हो, किसी के साथ भी दे सकते हो। तो ये हो गया बीपी नॉर्मल या लो है। और वैसे भी लो है तो उनको मैंने हमें म्यूकस जीरो का पेन पॉइंट भी चेक करना है, और उनको जरूरत होने पर 2 पैरा भी देना है, एसिड फार्मूला दे सकते हैं। तो ये सब आपको पता है भी कि भाई लो बीपी में क्या क्या हम दे सकते हैं, तो ऐसे उसको देखकर देना है। तो इसमें पहले कैल्शियम दे देंगे, क्योंकि ज्यादातर कैल्शियम की कमी से ही ये मैंने क्रैम्प्स आते हैं, तो इमीडिएट रिलीफ पेशेंट को मिल जाएगा। और उसके बाद ऑफकोर्स कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन पर ठीक करने के लिए यूडीएफ वगैरह देना है तो दे सकते हैं, नॉर्मल है नॉर्मल दे सकते हैं, वो सब आप दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद लो बीपी, इसमें साफ है कि ये सोडियम की कमी है, कैल्शियम की कमी हो सकती है लेकिन सोडियम की कमी है, क्योंकि बीपी लो है तो उसमें एसिड फॉर्मूला से भी ठीक होगा, और सोडियम की कमी के लिए हमको पहले 2 एडीआर देना जरूरी है एल्डोस्टेरोन के, और साथ में रिपोर्ट को देखकर जरूरत के अनुसार 125 भी दे। ठीक है, तो अभी फिर तीसरा स्टेप क्या है, शरीर के अंदर होता क्या है, क्या हो रहा है? तो 125 क्या काम करता है, क्या करता है? तो आंतों से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ, 125 डीसीसी आंतों में से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, बाहर जाने नहीं देता, इसीलिए 125 डीसीसी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, वो हड्डियों, मांसपेशियों, नसों को मजबूत करता है, महिलाओं में मासिक धर्म की ब्लीडिंग कम करता है, और क्रैम्प्स को जड़ से रोकता है। तो यह काम करता है किससे? अभी पहले हमने देखा है, लिवर, पैराथायरॉयड, किडनी, तीनों के तालमेल से काम होता है। अब 2 एडीआर क्या करता है, ऑलरेडी आपको पता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, एल्डोस्टेरोन बढ़ाता है,
फिर किडनी को सिग्नल देता है, सोडियम रोको, पानी संभाल कर रखो, यही इंपॉर्टेंट है ना हमें। तो इससे सोडियम लेवल बढ़ता है, बीपी स्टेबल होता है, ब्लड प्रेशर और कमजोरी और चक्कर दोनों कम होने लगते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक और चीज जिसमें गैटन ने और कुछ चीजें लिखा है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि गैटन का एक टॉपिक है, अब देखेंगे ये पेज में 945 में उसे हेडिंग दिया है एक्शन ऑफ विटामिन डी। बहुत अच्छा दिया है उन्हें, इसको मैं बाद में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। लेकिन उसमें 5 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक का एक एक पैराग्राफ है। तो मैंने कहा इसको पढ़ के देखें और इसको आपको समझाएं, क्योंकि पूरे डिटेल में समझाना है तो बहुत ही टाइम लगेगा, तो वो तो आगे आने ही वाला है। यहाँ हम केवल प्रस्तावना के ऊपर गुरुजी की जो सोच और गुरुजी ने क्यों प्रस्तावना में इन सब चीजों को लिखा है और उसमें एक्चुअली फिजियोलॉजी की समर्थन कितना दूर है, ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेज 945 में टॉपिक है एक्शन ऑफ विटामिन डी। तो उसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 अलग अलग टॉपिक, छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हैं, बड़े सुंदर दिए हैं। तो पहला वो बोलते हैं कि हार्मोनल इफेक्ट ऑफ विटामिन डी टू प्रमोट इंटेस्टिनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। अभी हमने बताया ना कि 125 डीसीसी में उसने बताया कि हार्मोन इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए, बाहर जाने नहीं देने के लिए। फिर एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी जो है फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन, वो केवल कैल्शियम को लिए नहीं काम करता है। जब वो विटामिन डी बन जाता है, 125 डीसीसी ठीक से बन जाता है, तो वो फॉस्फेट को भी रोकता है। तो फॉस्फेट कहाँ चाहिए हमको? हड्डियों के लिए चाहिए, नाखून के लिए चाहिए इत्यादि। ओके, फिर रीनल कैल्शियम एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन, उसको वो डिक्रीज करता है, यानी किडनी द्वारा, यूरिन द्वारा कैल्शियम बाहर ना जाए, फॉस्फेट बाहर ना जाए, उन दोनों के संतुलन बनाए रखें। यह भी ये 125 ये विटामिन डी करता है। और विटामिन डी बोन में भी, बोन और पैराथायरॉयड हार्मोन एक्टिविटी में भी करता है। और फिर छोटे मात्रा में बोन को कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफाई होने के लिए, यानी बोन के अंदर जो हड्डी जो मजबूती बढ़ाएगी उसके लिए भी काम करता है। अभी इसको देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो विटामिन डी जो है, एक मिनट, हाँ, विटामिन डी जो है शरीर में हार्मोन की तरफ काम करता है, वो अपने पता है। तो इसका सबसे बड़ा काम है खाने से मिलने वाले कैल्शियम को शरीर में अंदर जाने देना। इसमें क्या हो रहा है, हम रोज दूध दही सब्जी खाते हैं। ओके, तो दूध दही सब्जी सब में तो विटामिन डी, अगर उचित हम ये लेंगे, फूड लेंगे, तो उसमें विटामिन डी रहेगा। लेकिन अगर विटामिन डी ठीक ना हो तो कैल्शियम युक्त खाना खाने के बाद भी पेट से बाहर निकल जाता है, इससे स्टूल द्वारा। और 125 डीसीसी आंतों को संदेश देता है कैल्शियम को पकड़ो और खून में भेजो। तो इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण सूझा, जैसे रेलवे स्टेशन है ना, उस पर हम टिकट चेकर नहीं है, तो क्या होगा, जो लोग टिकट खरीदे नहीं वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो विटामिन डी जो है वही टिकट चेकर है, समझे कि नहीं। रेलवे स्टेशन पे टिकट चेकर नहीं होने से लोग बिना टिकट के बाहर निकल जाएंगे, वैसे ही कैल्शियम जो है वो बिना ऑब्जॉर्व हुए, ये विटामिन डी ठीक से नहीं होने से बिना ऑब्जॉर्व हुए वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर अगले हमने बताया कि विटामिन डी आंतों में फॉस्फेट भी क्यों बढ़ाता है, क्योंकि कैल्शियम अकेले काम नहीं करता, उसका साथी है फॉस्फेट। और ये कैसा है ना, ये देखो, ये दोनों आपस में ऐसे बैलेंस बनाए रखते कि दोनों सही होने चाहिए। अगर कैल्शियम ज्यादा है तो अपने आप ये फॉस्फेट जो है कम हो जाएगा, अगर फॉस्फेट ज्यादा है तो अपने आप कैल्शियम कम हो जाएगा, ये ब्लड रिपोर्ट में आपको आ जाएगा। इसीलिए जब कैल्शियम कम है तो फॉस्फेट ज्यादा है, अब चिंता मत करना, आपको कैल्शियम बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली फॉस्फेट कम हो जाएगा। ये भी याद रखने वाली बात है कि हमें दोनों पे काम नहीं करना है, हम एक पे काम करेंगे, जो भी कम है उसको ठीक करो, ऑटोमेटिकली दूसरा
दूसरा साथी जो है उसका वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और ये क्यों चाहिए, एक हड्डियां मजबूत बनने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों चाहिए, और विटामिन डी आंतों से दोनों को एक साथ अब्जॉर्ब करवाता है। तो इसके लिए भी उदाहरण, सिंपल उदाहरण, घर का उदाहरण, ये सीमेंट के साथ रेत और पानी चाहिए, है ना। सीमेंट के साथ रेत और पानी चाहिए, नहीं तो आप घर नहीं बना सकते। वैसे ही हड्डी बनाने में कैल्शियम के साथ फॉस्फेट चाहिए। सिंपल है ना, समझने के लिए, याद रहने के लिए बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी किडनी में क्या करता है। किडनी में विटामिन डी क्या करता है, तो रीनल कैल्शियम एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन कम करता है। रीनल का मतलब क्या है, किडनी, किडनी से संबंधित रीनल, उसी से एड्रीनल आया शब्द। एड्रीनल मतलब रीनल के ऊपर एडिशन, टोपी, ठीक है ना, ऐसा ही तो है ना, किडनी के ऊपर टोपी है, रीनल माने किडनी। तो रीनल कैल्शियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन माने बाहर निकालना, उसको कम करता है। तो मैंने कहा ना कि अगर 125 डीसीसी या विटामिन डी ठीक से नहीं हो तो किडनी यूरिन द्वारा सब इसको निकाल देगी। एक तो ये मोशन द्वारा निकल जाएगा, एक 90% वहां निकल जाएगा, 10% यहाँ निकल जाएगा, यानी कुछ भी नहीं रहेगा वापस। हम कितने भी मर्जी मूली खा लें, केले खा लें, जो भी मर्जी खाएं, रहेगा नहीं, क्योंकि हमने 125 डीसीसी शरीर में नहीं है, और जो हमें हमारे फॉर्मूला से जो मिलता है। तो किडनी का काम क्या है, जरूरी चीजों रोकना, फालतू चीजें बाहर निकालना। अगर विटामिन डी कम हो, ध्यान दीजिए, अगर विटामिन डी कम हो तो किडनी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को पेशाब से बाहर फेंक देती है, समझे कि नहीं। और अगर 125 डीसीसी ठीक हो तो किडनी को आदेश मिलता है कैल्शियम और फॉस्फेट मत निकालो, बचा के रखो, समझे कि नहीं। तो आसान भाषा में विटामिन डी क्या है, वो एक चौकीदार है जो किडनी को समझाता है कि ये कीमती है, इसको बाहर जाने मत। और अभी दोबारा एक सारांश के जैसे हम बोलेंगे कि विटामिन डी हड्डी और पैराथायरॉयड हार्मोन का रिश्ता क्या है। तो पीटीएच का काम आपको पता है कि जब खून में कैल्शियम कम हो तो हड्डी से कैल्शियम निकालना, हड्डी से निकाल के कैल्शियम रक्त में डालेगा ना ऑस्टियोक्लास्ट, पीटीएच उसी से करवाता है। पीटीएच का मुख्य जो है, क्या बोलते हैं, मुख्य संतरी या मुख्य हेल्पर, वो क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट माने काटने वाला, तोड़ने वाला। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, हड्डी से कैल्शियम को निकालेगा, ब्लड में डालेगा। क्यों, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन की जिम्मेदारी है कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम को ठीक रखना, ताकि हार्ट ठीक से काम करे, मसल ठीक से काम करे। याद रखना, पैराथायरॉयड की मुख्य जिम्मेदारी है ब्लड के बारे में, ब्लड में कैल्शियम ठीक होना ही पैराथायरॉयड की जिम्मेदारी है। बोन्स के बारे में उसको नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बोन्स के बारे जिम्मेदारी कौन है, कैल्शिटोन है, और वो कम ही काम करता है, क्योंकि पैराथायरॉयड का मैंने बहुत मुख्य, समझो होम मिनिस्टर, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंस है उसको। आपका काम क्या है, कैल्शियम को ब्लड में कम होने नहीं देना, 9 से 11 के बीच में रखना है, वो है पैराथायरॉयड की जिम्मेदारी। तो इसीलिए ही जब खून में कैल्शियम कम हो तो वह हड्डी से कैल्शियम निकालता है। लेकिन विटामिन डी के बिना पीटीएच ठीक से काम नहीं कर पाता। तो विटामिन डी क्या करता है, पहले पीटीएच को सपोर्ट करता है, सही जगह से कैल्शियम उठवाता है। इसीलिए ही लोगों को बार बार बोलना है कि सूरज में बैठना है, और सही जगह जमा करवाता है। तो एक और भी सिंपल है, पीटीएच को अगर हम मैनेजर समझेंगे, पीटीएच को मैनेजर समझेंगे तो विटामिन डी है सुपरवाइजर। तो मैनेजर और सुपरवाइजर ठीक से काम करने से ही, मिलकर काम करने से ही सिस्टम चलेगा ना, फैक्ट्री चलेगी ना, वही है। मैनेजर और सुपरवाइजर दोनों ठीक से काम करने चाहिए। तो कम मात्रा में विटामिन डी हड्डी को मजबूत क्यों करता है, मैंने लास्ट में लिखा था कि विटामिन डी हड्डी को मजबूत भी करता है, लेकिन कम मात्रा में। जब 125 डीसीसी सही मात्रा में हो तो कैल्शियम और फॉस्फेट अच्छे से बनते जमते हैं, हड्डियां सख्त और मजबूत बनती हैं। जब 120 डीसीसी सही मात्रा में हो
कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डियों में अच्छे से बनते हैं, जमते हैं, हड्डियां सख्त और मजबूत बनती हैं। लेकिन अगर विटामिन डी बहुत कम हो तो क्या होता है, हड्डियां नरम हो जाती हैं। उसी वही होता है, इसको बोलते हैं रिकेट्स। इसको क्या बोलते हैं, रिकेट्स, रिकेट्स की बीमारी। और भी कुछ बीमारियां हैं, रिकेट्स एक है जो हड्डियां नरम होने के एक है, ठीक है। और इसमें जिन जिन बच्चों को बहुत जल्दी थोड़ा सा भी मार लगी और उनको दर्द होने लगता है, तो समझ लेना वो हड्डियां कमजोर हैं, और उसका मुख्य कारण है उनके अंदर विटामिन डी कम है। तो ऐसे बच्चों को आप 125 डीसीसी भी देंगे और साथ में धूप में बैठने के लिए जो ये करेंगे, फोर्स करेंगे, मम्मी को बोलेंगे इसको बिठाना है धूप में बस, क्योंकि धूप के बगैर ये विटामिन डी अंदर जाएगा नहीं, फायदा क्या है। और अक्सर ऐसे बच्चों को अनजाने में मम्मियां बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी करते हैं, बोलते हैं धूप में मत जाओ काला हो जाएगा। ठीक है, काला हो जाएगा सच है, लेकिन वो कालेपन तो हड्डियों के लिए धूप चाहिए ना, तो किसको प्रधानता देनी चाहिए, सोचना चाहिए ना। हाँ, और काला होने का दूसरा कारण है कि आरबीसी कम है, तो आरबीसी बढ़ाओ, काला नहीं होगा। हाँ, धूप में नहीं जाना, ये थोड़ी मैंने ये हुआ सॉल्यूशन हुआ। तो आरबीसी बढ़ाने के लिए उनको जो जो करना है करने दो, या आप अपने ट्रीटमेंट से भी आरबीसी बढ़ाओ, समझे कि नहीं। तो ये जो है आपको ऐसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो, मम्मियों को क्या पता है, आजकल की मम्मियां बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो अपने लाइन में, चाहे वो मार्केटिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, कुछ भी हो, लेकिन हेल्थ के बारे में इतने पढ़े लिखे नहीं है। और हम लोग का पेशा ही हेल्थ के ऊपर है, तो हमें इसके चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए कैल्शियम, अगर विटामिन डी कम हो तो हड्डियां नरम हो जाते हैं और दर्द, कमजोरी और फ्रैक्चर होने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाता है, एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस इम्परफेक्टा, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो और हड्डियां नरम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण कैसे है, जैसे ईंट ठीक से पकाई जाए तो घर मजबूत बनता है, कच्ची ईंट से घर गिर जाता है। पता है, कच्ची ईंट से घर गिर जाता है, इसीलिए ईंट को अच्छी तरफ से पकाना पड़ता है ना, वो एकदम लाल होना चाहिए, और ऐसे ठंग 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 आवाज आएगी। अगर आप अच्छे ईंट को मारोगे ना, उसे आवाज आएगी। जैसे नारियल, अच्छा नारियल है, उसको क्या करते हैं, आप ऐसे ऐसे ठंग 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 बजा के देखो, नारियल बजता है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर अच्छा ये है, ये है क्या बोलते हैं, नारियल है, टफ है। तो वैसे ही कच्ची ईंट से घर गिर जाता है, वैसे ही विटामिन डी कम हो तो वो जो है शरीर में बार बार फ्रैक्चर होंगे, बार बार दर्द आएगा, थोड़ा सा भी कहीं लग जाएगा तो दर्द आएगा, बच्चा चिल्लाएगा, समझ लेना। ओके, तो जब हम 125 डीसीसी फॉर्मूला देते हैं, यानी हम लिवर, पैराथायरॉयड, किडनी, इन तीनों को क्रम से सक्रिय करते हैं, तो इसका परिणाम क्या है, नंबर 1 कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और उसके लिए लेकिन कभी कभी अगर यूडीएफ आता है तो वो पूरा ठीक नहीं होगा, तो आपको यूडीएफ वगैरह देना पड़ेगा, याद रखना, नॉर्मल है नॉर्मल, कुछ भी तो देना पड़ेगा। 1 गैस ओनली, सीएनएस गैस दे दो, ये पहले देना चाहिए। और उसमें गुरुजी ने भी लिखा है कि अगर आप सीएनएस गैस वगैरह दोगे ना, तो इवन B12 का अब्जॉर्प्शन में काम आ जाएगा। तो एक पंथ दो काज, ठीक है। तो फिर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो नेचुरली क्रैम्प्स रुकते हैं, लेडीज में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम हो जाती है और हड्डियों की कमजोरी सुधरती है। इसलिए ही उस उपचार को 125 डीसीसी कहा गया। तो अभी क्या है, सारांश क्या है, विटामिन डी 125 डीसीसी आंतों से कैल्शियम फॉस्फेट को अंदर लाता है, किडनी से उनका नुकसान होना उसको रोकता है, और पीटीएच के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। यानी आंतों से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को अंदर लाता है और उसको बैलेंस में लाता है अपने आप, ठीक है। किडनी से उनका नुकसान होना रुकता है,
और पीटीएच के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाना। यानी गाइटन, ये सब चीजें गाइटन के आधार पर थी ना, तो गाइटन साफ बताता है कि 125 डीसीसी ही कैल्शियम को काम कराने वाला हार्मोन, और बिना इसके कैल्शियम ठीक से अब्सॉर्ब और रेगुलेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो अभी हम कुछ 3 सिंपल एग्जाम्पल दोबारा मैं देता हूं, इससे आपको एकदम अच्छी तरफ से समझ में आएगा। ऑलरेडी हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसमें भी हम एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए यहाँ आसानी से बैठ जाएगा, और कल जब आप, मैंने कल परसों जब भी ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली जाएगी, तो उस समय आप इसको रिविजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रिविजन तो करना जरूरी है, बार बार रिविजन करना है। तो इसमें स्टेप 4 है 3 सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल है, एक महिला को पैरों में रात को क्रैम्प्स आते हैं और बीपी कितना है 150/90। तो 150/90 मैंने सोडियम की कमी है ही नहीं, हाई बीपी है, तो इसका मतलब कैल्शियम प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस सिंपल लॉजिक है, और फिर ट्रीटमेंट है 125 डीसीसी। रिजल्ट क्या है, 1-2 दिन में क्रैम्प बंद हो जाता है। ठीक है, तो रात में क्रैम्प्स आते हैं और बीपी हाई बीपी है, तो आपको 125 डीसीसी देनी चाहिए। फिर एक और बुजुर्ग व्यक्ति, ये बहुत, मैंने कहा ना 60 के ऊपर, 60, 70, 80 ऐसे उम्र में डेफिनेटली सुबह उठते हुए जिनको क्रैम्प आता है, उनको बीपी नॉर्मल होने से भी क्रैम्प आता है, उसका मतलब यह कैल्शियम और सोडियम दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बीपी कितना है 120/80 है। तो ये लो बीपी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्रैम्प्स आते हैं, तो उसमें कैल्शियम और सोडियम दोनों की कमी हो सकती है। तो पहले 120 डीसीसी देना, और फिर 2 ADR इंटू 3 देना नॉर्मली। तो अगले दिन से आराम, और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप दे दीजिए, दोनों एक साथ मत देना। 125 डीसीसी देना, थोड़ी देर रुक के 2 ADR इंटू 3 दे देना। ठीक है, लेकिन याद रखना 125 डीसीसी देने के बाद नॉर्मल है नॉर्मल नहीं देना। अगर नॉर्मल है नॉर्मल देना है तो पहले देना है। अगर आप 125 डीसीसी के बाद नॉर्मल है नॉर्मल देंगे, इसका मतलब है आपने कैल्शियम का जो है, जो बढ़ोतरी जो है, वो आपने नॉर्मल कर दिया। याद रखिएगा, कभी कभी लोग फॉर्मूला ठीक से दे देते हैं, लेकिन ऑर्डर में गड़बड़ कर देते हैं, और फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आएगा। अगर न्यूट्रल देना है या नॉर्मल है नॉर्मल देना है, आपको लगता है कि इसको देना है, दीजिए, लेकिन पहले दीजिए, बाद में 125 दीजिए। ठीक है, ओके। तो ये याद रखिए, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं ना, ये सब याद रखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ये देने से अगले दिन से आराम। फिर एक मजदूर है, दिन भर काम के बाद पैरों में ऐंठन। मजबूर, तो मजदूर, ये मजदूर हो सकता है, या इसमें खेत में काम करने वाला किसान हो सकता है। ठीक है, कोई भी, तो उसमें नेचुरली सोडियम डिफिशिएंसी प्रमुख है, क्योंकि उसका बीपी भी लो है 90/60, और दिन भर धूप में अगर काम करेगा तो भी प्रॉब्लम है ना। तो उसमें 90/60 और दिन भर काम करने के बाद पैरों में ऐंठन है, तो उसमें सोडियम डिफिशिएंसी प्रमुख होता है। तो उसमें हम 2 ADR मुख्य है, लेकिन हो सकता है वो उसको कैल्शियम की भी कमी हो, इसलिए हम 120 डीसीसी रिपोर्ट देख के भी दे सकते हैं, या वैसे भी दे दिया तो कोई हर्जा नहीं। तो बीपी भी सुधरेगा और कैंप भी बंद हो जाएगा। तो फाइनल सिंपल रूल, याद रखने के मंत्र, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हाई बीपी के साथ क्रैम्प आए तो 125 डीसीसी देना। नॉर्मल बीपी और क्रैम्प आए तो पहले 125 डीसीसी देना, बाद में 2 ADR देना। और अगर लो बीपी और क्रैम्प आए तो पहले 2 ADR देना, बाद में 125 डीसीसी देना। तो ये गुरुजी के जो दर्शन, गुरुजी की जो सोच, अगर इलाज देने से क्रैम्प बंद हो जाए, ब्लीडिंग कम हो जाए और रोगी मजबूत महसूस करे, तो समझिए
कि शरीर के अंदर वही हार्मोन और केमिकल बन रहे हैं जिनकी जरूरत थी। बस ये समझ लीजिए कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे उनका जो ब्लीडिंग कम हो गया, क्रैम्प बंद हो गया, इसका मतलब हमने 120 या जो भी उस शरीर को जरूरत है वो हार्मोन और केमिकल हमने बना दिया। ठीक है, तो अभी इसके साथ ही बस एक सारांश के रूप में हमने आज क्या देखा। 120 डीसीसी फॉर्मूला को रोचक, आसान और भारतीय उदाहरणों द्वारा समझा। समझे कि नहीं? ठीक है, फिर हमने 125 डीसीसी और 2 एडीआर का कंबाइंड डिसीजन कैसे लेना है वो समझा। ओके, और अंत में यह भी समझा कि कब सिर्फ 125 डीसीसी देना है। एक मिनट। ओके, तो अंत में एज यूजुअल हम अपने परम पूज्य गुरु जी को नमन करते हुए मेरे भाषण को मैं यहाँ विराम दूंगा। ठीक है, और अभी देखेंगे। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। ठीक है, तो युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। तो न्यूरोथेरेपी के जनक जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। आज आशा है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया, अच्छा लगा होगा। तो अभी हम